तो सभी को नमस्कार। केरी कन्वर्सेशन चैनल पर स्वागत है। पीए और एसपीए का जो ऑफ़र है अपॉइंटमेंट आ गया है और मैं पीए का बताऊंगा आपको कि पीए में इन्होंने क्या क्या बोला है कि कैसे आपको तैयार करना है और इसको कैसे आपको इम्प्लीमेंट करके जिस दिन बुलाएंगे आपको मेल आएगा। तो एक एक पॉइंट ढंग से समझ लेना, सारी काम की इन्फॉर्मेशन है। उन्होंने साफ बोला है कि जो कंडीशंस है ना ऑफ़र अपॉइंटमेंट में, उसको केयरफुली पढ़ लेना। तो मैं आपको केयरफुली बताऊंगा, केयरफुली वीडियो देखना, पूरी देखना, चीज़ें समझ में आएंगी। पॉइंट नंबर सेकंड देखो, ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट आपको 11 बजे से लेकर 4 बजे तक होगा, सभी वर्किंग डेज के ऊपर। ठीक है, अब इन्होंने 11 बजे से 4 बजे तक तो बता दिया, पर इन्होंने डेट नहीं बताई है। तो डेट के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको मेल में आएगा और आपको मैसेज भी आएगा। तो जब तक आपको डेट नहीं बताते हैं तब तक आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखो जो इन्होंने बताए हैं। साफ बोला इन्होंने कि भाई जो भी आप भरोगे ना, इसमें जितने अटेस्टेशन फॉर्म भरे हैं, ब्लू बॉल पॉइंट पेन से भरना, काले पीले नाल इससे मत भरना। ये मैं आपको सिर्फ बताने के लिए हाईलाइट कर रहा हूँ। 4th नंबर पॉइंट में देखो, जो आपको अटेस्टेशन फॉर्म दिया है ना, मतलब मैं आपको दिखाता हूँ पहले। देखो, ये अटेस्टेशन फॉर्म है, स्पेशली आप लोगों के लिए निकलवा के लाया हूँ ताकि मैं आपको ओरिजिनली बता सकूँ सामने रख के। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना। पॉइंट नंबर इसमें लिखा है 3 सेट्स ऑफ अटेस्टेशन फॉर्म, मतलब ये कम से कम 4-5 पेज का ना अटेस्टेशन फॉर्म, इसके 3 सेट लेके जाने हैं। ठीक है, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर ये आपको मिलेगा, और इसमें बोला है कि अटेस्ट करवाने हैं बाय द फर्स्ट क्लास गजिस्टर ऑफिसर और एनी अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ये जो एनी अदर बोला है ना, ये मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में, इसको ध्यान से समझ लेना। ठीक है, और जो ये जो अटेस्ट करवाना है वो पेज नंबर 5 पे करवाना है अटेस्टेशन फॉर्म के ऊपर। तो मैं आपको एंड टू एंड दिखा देता हूँ। ये पहला पेज है अटेस्टेशन फॉर्म का, ये दूसरा पेज आ गया। ठीक है, इसके बाद ये तीसरा पेज है। ठीक है, इसके बाद ये 4th पेज आ गया। ठीक है, और ये 5वां पेज है। तो इसमें अटैच करवाना है, देख रहे हो रजिस्टर्ड ऑफिसर लिखा हुआ है। तो इस पर बाद पे आते हैं, एक एक करके चीज़ें समझो आप पहले, नई चीज़ें फिर समझ नहीं आएंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। बाकी कोई दिक्कत हो तो कमेंट पूछ लेना, और चैनल भी ज्वाइन, वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। पॉइंट नंबर 5 देखो, द कैंडिडेट मस्ट एंश्योर टू स्पेसिफिकली स्ट्राइक ऑफ डिलीट। भाई जो जैसे आप अब नौकरी नहीं है और उन्होंने बोला कि नौकरी वाले अपना रिलीविंग लेटर या फिर जो भी रिपोर्ट है वो लेके आनी पड़ेगी, तो उसको आप क्लियरली कट कर देना। मैं आपको पूरा फॉर्म भर के भी दिखाऊंगा, आप वीडियो लंबी बनेगी तो पूरी देख लेना, एक बार में सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, जगह जगह जाने की जरूरत नहीं। पॉइंट नंबर 6 देखो, कैंडिडेट शॉल एंश्योर टू डिक्लेयर हिज हर होम टाउन। अपना होम टाउन बता देना, साफ साफ लिखा हुआ है, जिस पे ज़्यादा समझ में नहीं आए वो बताऊंगा मैं। पॉइंट नंबर 7 देखो, द कैंडिडेट्स हु हैव रिजाइडेड आउटसाइड दिल्ली है ना, उसके लिए अलग से एडिशनल अटेस्टेशन फॉर्म इसमें दे रखा है। उसमें ये भी बता रखा है कि आप जब दिल्ली से बाहर रहे हो ना, तो कहाँ कहाँ रहे हो, कितनी देर तक रहे हो, और उसको उसी ऑफिसर से अटैच करवा लेना जो पॉइंट नंबर 4 में पेज नंबर 5 पे बोला है। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 8 देखो, आराम से देखो इसको। द कैंडिडेट हैव टू सबमिट, इसके भी 3 सेट है, पहले बना लेना। इस चक्कर में मत रहना कि जब डेट आएगी, जब अब छोड़ो वो सब कुछ आ जाएगा। पहले आप सोच रहे थे ऑफर अमेंडमेंट नहीं आया, वो भी आ गया। इसके बीच में आप सारी चीज़ रेडी कर लेना। ये 2 आइडेंटिटी प्रूफ, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब या तो आधार कार्ड ले जाना है, पैन कार्ड ले जाना, 2 लेके जाने हैं, या ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड, ऐसे लेके जाने, 2 आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाने। रेजिडेंटल प्रूफ भी लेके जाने हैं, जिसमें कि एक पासपोर्ट आपके पास, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, टेलीफोन का बिल हो, राशन कार्ड हो, पास यूटिलिटी हो, रेंट एग्रीमेंट हो, कुछ भी आप किराए पे रह रहे हैं दिल्ली में तो वो, या फिर जहाँ पे रह रहे हैं। एकेडमिक और प्रोफेशनल जो भी आपने एजुकेशन गैदर करी है 10वीं से, फिर 11वीं, फिर 12वीं,
ऐसे लेके जानी है। क्रोनोलॉजिकल बोला है इन्होंने, तो ऐसे हुआ क्रोनोलॉजिकल, ठीक है। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट बोला इन्होंने कि भाई कास्ट सर्टिफिकेट आप EWS से है, OBC है, वो लेके जाना। और जो भी डॉक्यूमेंट इन्होंने मतलब रिलीविंग लेटर हो गया या फिर अंडरटेकिंग हो गया, वो जो भी। पॉइंट नंबर 9 में आ जाओ। कैंडिडेट्स मस्ट डिक्लेयर ऑल देयर क्वालिफिकेशन, 10वीं से स्टार्ट करके, मैंने आपको बताया ना यदि, इंक्लूडिंग द परसुइंग, जो आप अभी कर भी रहे हो। सपोज कोई PG कर रहा है, कोई मास्टर कर रहा है, क्लोज नंबर 12 में दे रखा है अटेस्टेशन फॉर्म में, वो दिखा दूंगा मैं। जितने भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बोले हैं ना, क्रोनोलॉजिकली अरेंज करनी है। कैसे? जैसे पॉइंट नंबर 8 में दे रखा है वैसे अरेंज कर लेना। पॉइंट नंबर 11 में आ जाओ। कैंडिडेट्स को 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ओनली 1 ड्यूली पेस्टेड ऑन प्लेन पेपर, प्लेन पेपर पे पेस्ट करके ले जाना, और अपना ऑफर अपॉइंटमेंट लेटर लेके जाना है। नेक्स्ट पे आते हैं पॉइंट नंबर 12 में। उन्होंने बोला कि अभी आपको करेक्टर सर्टिफिकेट लाने की ज़रूरत नहीं है, ये जब ज़रूरत होगी तब हम ज्वाइनिंग जब होगी ना उस टाइम आपसे मांग लेंगे, तो इसके लिए दिक्कत लेने की बात नहीं है। मेन है पॉइंट नंबर 13, ये यही इम्पोर्टेंट है, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, इसको ढंग से समझो, ठीक है। कैसे आप लोगों की प्रोसेस फास्ट होगी। द कैंडिडेट्स मे बी अलाउड टू ज्वाइन द रिस्पेक्टिव पोस्ट प्रायर टू द प्रोविजनली, मतलब आप प्रोविजनली इसलिए बोला क्योंकि प्रायर आपका मेडिकल टेस्ट नहीं ले रहे हैं, पुलिस वेरिफिकेशन भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए उन्होंने बोला कि प्रायर्स भी, और फिर बोल दिया सब्जेक्ट मेडिकल भी एग्जामिनेशन और पुलिस वेरिफिकेशन हम आपका लेटर स्टेज पे कर लेंगे, अभी आपको सिर्फ अंडरटेकिंग वगैरह ले लेंगे आपसे। समझे आप पॉइंट नंबर 13 कि मतलब आपकी प्रोसेस में लेट नहीं होगा। पहले मैंने आपको ग्रुप में बताया था कि भाई हो सकता है 15 दिन और या 1 महीना आपको ये मेडिकल के लिए इधर उधर घूमना पड़े, पुलिस वेरिफिकेशन के लिए इधर उधर घूमना पड़े। भाई इन्होंने साफ कह दिया नहीं, आपको इतने चक्कर नहीं काटने, आप सीधा आओ, ये जो डॉक्यूमेंट्स बोले वो लेके आओ और ज्वाइन करो, ये हम आपकी बाद में करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया पॉइंट नंबर 14, जो सर्विंग है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में, उनको एक कॉपी करनी है ज्वाइनिंग रिपोर्ट्स की, उनकी रिस्पेक्टिव पोस्ट पे, जिस पोस्ट पे भी वो है, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है ये देखो। तो अगले ही पेज पे ये लिखा हुआ है, ये जो प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज को ये है, और यही आपका एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर है, ठीक है, यही लेके जाना है। और इसमें जो आपकी डिटेल है देखो, ये लेटर मेमोरेंडम नंबर वो तो आपको मेल आएगी उसमें बताएंगे, वरना ये ऑफिशियल जो भी है उस वो आपको फिल करना पड़ेगा, वो आपको बता देंगे, ठीक है। डेट भी कौन से डेट का वो अपॉइंटमेंट लेटर है, मेमोरेंडम है, वो सब आपके उस पर आ जाएगा ईमेल आईडी पे। फिर कुछ नहीं, आई हेयर बाय सबमिट ये एक्सेप्टेंस फॉर अपॉइंटमेंट टू द पर्सनल असिस्टेंट है। तो इसमें SPA लिखा होगा, अगर PA का है, मैं PA का ही बता रहा हूँ, बाकी SPA में सारा सेम रहेगा प्रोसेस। कोई दिक्कत हो तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। 7th कमीशन है, ठीक है। थैंकिंग यू यूअर्स फेथफुली। अब देखो इसको समझो, आपके सिग्नेचर होंगे इसमें, ठीक है, और आपका नेम होगा। सपोज को मैं अपने नाम से बता देता हूँ, इसमें के चंद्रशेखर, ठीक है। तो ये कर लेना अपना, आप भाई सन हो किसी के, डॉटर हो, वाइफ है, उस हिसाब से आप डाल लेना, ठीक है। और ये रेजिडेंस होप है वो लिख लेना। मोबाइल नंबर अपना जो भी है 92XX अपना लिख लेना, ठीक है। ये करके जाना। अब इसके बाद जो आता है वो आता है अटेस्टेशन फॉर्म। तो ये है अटेस्टेशन फॉर्म, ये देखो, ये बहुत ज़रूरी है। देखो मैं आपको बहुत आराम से समझा रहा हूँ, वीडियो बड़ी होगी तो पूरी देख लेना, आपकी काम की है, कहीं और जगह भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एक एक चीज़ बता देता हूँ मैं, ठीक है। देखो भाई इसमें ना, और मैं आपको रियलिटी बता देता हूँ। देखो मैंने ये अटेस्टेशन फॉर्म 2-3 बार भरे हुए हैं, क्योंकि मैंने IB के पेपर वगैरह दिए थे, तो उसमें भी हमसे मांगा गया था, इसलिए मुझे इसकी पूरी जानकारी है। आपको लग रहा है मैं फेंक रहा हूँ तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा, यहाँ पब्लिकली तो मैं नहीं दिखा रहा, अपनी वो डिटेल्स पब्लिक हो जाएंगी इसमें मेरी, ठीक है। तो फॉल्स इन्फॉर्मेशन मत देना, सप्रेशन, कोई चीज़ दबाना भी मत, मतलब कि कभी छुपा रहे हो, ठीक है, डिस्क्वालिफिकेट कर देंगे आपको सीधा, देख लो। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या किसी भी गवर्नमेंट के अंडर आपको नहीं मिलेगी अपॉइंटमेंट आगे। सेकंड पॉइंट देख लो,
अगर आप या टेस्टेशन फॉर्म के बाद या इससे पहले, मतलब कि अब आपका जो रिजल्ट आ गया था ना, इसके बाद आपके कोई डिटेन हो गए हो, कहीं धरने प्रदर्शन में गए हो, अरेस्ट हो कि भाई कोई मतलब आपने स्नैचिंग वगैरह कर दी हो, प्रोसिक्यूटेड कोई मुकदमा चल रहा हो, बाउंड आइन गए हो, या फिर कन्विक्ट हुए हो, कभी किसी एग्जाम से डिबार्ड हुए हो, कहीं से छोड़ के भागी हो, मतलब कुछ भी हुआ हो, तो कंप्लीशन सबमिशन डिटेल्स शुड बी कम्युनिकेटेड इमीडिएटली टू द अथॉरिटीज टू होम द अटेस्टेशन फॉर्म हैज बीन सेंट। इन्होंने बोला ना इमीडिएटली टू द अथॉरिटीज, क्योंकि ये अब जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाते ना, उसके बीच में कांड बता रहे हैं ये, कि इसके बीच में हो जाए ना, तो ये जैसे ही जाएगा तो इन अथॉरिटीज़ को कंफर्म करना है। मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि मुझे ये चीज़ पता है, मैंने भर रखे है फॉर्म, ठीक है। इफ़ द फैक्ट ऑफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन फर्निश्ड और दैट हैज़ बीन सप्रेशन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन एनी टाइम, आँख खोल के देखो, एनी टाइम भाई टर्मिनेट कर देंगे सर्विस से सीधा, कुछ नहीं पूछेंगे किंतु परंतु। लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ गजिस्टर्ड ऑफिसर, गजिस्टर्ड ऑफिसर आप उसमें मैं आपको दिखा देता हूँ। गजिस्टर्ड ऑफिसर दिखाना क्या, आपको पता ही होगा भाई, इसमें एसडीएम हो गया या फिर जो भी ए क्लास ऑफिसर, उससे अटैच करवाने में पहले अपनी फ़ोटो लगा देना, फिर वो अटैच मार देगा और अपनी स्टैम्प मार देगा। आगे का प्रोसेस देखो, ठीक है। नेम फुल ब्लॉक लेटर एनालिसिस, ठीक है। देखो यहाँ नाम नहीं आएगा, कभी भर दो, यहाँ सरनेम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लॉक लेटर में लिख रहा है पूरा, ठीक है, और फिर यहाँ सरनेम आएगा, ठीक है। रेजिडेंटल एड्रेस फुल, पूरा एड्रेस लिख देना, जो भी आपका, मतलब कि भाई जो भी है आपका, अलवर डिस्ट्रिक्ट हो गया, थाना आपका कौन सा पड़ता है, हाउस नंबर आपका क्या है, गली नंबर क्या है, ये सब भर देना, और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जो आपका पड़ता है वो भी डाल देना। अब एक एक चीज़ मैं लिख के नहीं बता रहा आपको, बस एक जनरल व्यू से बता रहा हूँ। परमानेंट एड्रेस, ठीक है। परमानेंट एड्रेस इसमें जो वहाँ पे आप रहते हो आपको पता ही होगा, वहाँ का पुलिस स्टेशन। पाकिस्तान वगैरह में नहीं हो रहे हो मतलब वहाँ पर, तो इसमें लिख देना कि नॉट अप्लीकेबल, ठीक है। आधार कार्ड आपको दे देना, पैन कार्ड है तो वो दे देना, ठीक है, और अपना परमानेंट एड्रेस इसमें डाल देना जो भी आपका है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 2 देख लो, ठीक है। इसमें ये लिखा है कि भाई आप 1 साल जो है ना, जब जन्म के 1 साल बाद कहीं पे भी रहे हो, अगर अब्रोड का भी बोल रखा है, मतलब भाई पाकिस्तान भी इंक्लूड है, मतलब अब्रोड का मतलब लंदन में जाके रह गए हो, ठीक है, और 21 साल के हो गए, उसके बाद 1 साल से ज़्यादा कहीं अलग अलग जगह पर रहे हो, वो बता देना कैसे। पहले तो देखा है कि भाई ऑल प्लेसेस विद पीरियड ऑफ रेजिडेंस वेयर यू हैव रिसाइडेड फॉर मोर देन 1 ईयर सिंस बर्थ। बर्थ सपोज करो आपका हो गया भाई दिल्ली में हुआ है, जो भी हो 1992 हो गया सपोज करो, तो 92 से मतलब टिल नाउ ऐसे लिख देना, ठीक है। रेजिडेंट एड्रेस जो दिल्ली का आपका, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो भी आपको पता ही होगा, मेंशन इन द प्रीसीडिंग कॉलम, जो आपने पहले वाले में बताया। उसके बाद सपोज करो आप मतलब कि 1992 में आप भाई राजस्थान में पैदा हुए, ठीक है, फिर 2000 तक आप वहाँ रहे, फिर उसके बाद 2001 से आप यहाँ आ गए दिल्ली में, और फिर अब टिल नाउ लिख देना। तो ऐसे चलेगा ये, मतलब ठीक है, जहाँ जहाँ रहे हो बता देना, ठीक है। अगर आप अब्रोड रहे हो तो वो लिख देना, पर इसमें अब्रोड का जब ही लिखना है जब आप, मतलब अब्रोड वाला कॉलम तभी आएगा जब आप 21 साल की उम्र में कहीं इधर उधर रहे हो। इससे पहले आप बर्थ, अधिकतर लोगों के सिर्फ ये आएगा, साहब मैं तो यूपी में पैदा हुआ था और अब तक वहीं रह रहा हूँ परमानेंट में, साहब मैं तो दिल्ली में पैदा हुआ था और अब तक दिल्ली में रह रहा हूँ। क्योंकि कोई पाकिस्तान और कोई अब्रोड तो मुझे नहीं लगता गया होगा, गया होगा तो फिर आप डाल देना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये मेन है, इसमें देख लेना, बढ़िया है। फादर नेम डाल देना यहाँ पे, जैसे कि XYZ। अलाइस का मतलब उर्फ, अगर आपके पापा को जैसे कि अपने हैं ना वो यूनियन मिनिस्टर के भाई, उर्फ लल्लन सिंह बोलते हैं, तो उर्फ मतलब राजू, ऐसे वो भी बता देना। नेशनलिटी बाय बर्थ और डोमिसाइल,
आपके पिताजी का जन्म जो है वो डोमिसाइल मतलब कि नेशनलिटी जो उनको मिली वो कैसे मिली, तो बाय बर्थ ही होगा सबका, तो बाय बर्थ लिख देना। प्लेस ऑफ बर्थ बता देना कि पापा राजस्थान में हुए या यूपी में हुए या महाराष्ट्र में हो, पर हम दिल्ली में हो गए होंगे, आपका पूछा होगा। ऑक्यूपेशन बता देना, अगर एम्प्लॉयड है तो, एम्प्लॉयड नहीं है तो नॉट एम्प्लॉयड, ठीक है। और जब लिखोगे भाई सपोज करो आपके फादर वो हैं मतलब कि पर्सनल असिस्टेंट हैं, कौन से कोर्ट में है और क्या एड्रेस उसका। और अगर आपके फादर आपके साथ रह रहे हैं तो उनका एड्रेस लिखो, और अगर नहीं है अभी जीवित है तो उनका जहाँ पे लास्ट रहन था वो लिख देना। फिर मम्मी का आ जाएगा, ठीक है। मम्मी का भी वही सेम आप देख लेना, नाम आ जाएगा। उनके में उर्फ नहीं पूछा है, ठीक है, तो मत लिखना उर्फ। नेशनलिटी उनकी बाय बर्थ होगी, डोमिसाइल की बहुत कम है। प्लेस ऑफ बर्थ उनका वही होगा मायका जैसे, ठीक है। तो ऑक्यूपेशन करती हैं तो ठीक है, नहीं तो नॉट अप्लीकेबल मत लिखना, इसमें लिख देना कि भाई हाउस मेकर, ठीक है। ठीक है, परमानेंट एड्रेस फादर के साथ ही रह रही है, ठीक है। वाइफ हस्बैंड मतलब आपकी मैरिड हो गई है तो भाई अपने वाइफ का नाम या हस्बैंड का नाम लिख देना, उनकी नेशनलिटी भी लिख देना, उनका प्लेस ऑफ बर्थ लिख देना क्या था, ठीक है। और ऑक्यूपेशन क्या करते हैं, आपकी वाइफ क्या करती है, आपके हस्बैंड क्या करते हैं, और उनका परमानेंट एड्रेस। अगर आप सारे मम्मी पापा हस्बैंड वाइफ सारे एक साथ रहते हो तो सब में एक ही एड्रेस आएगा, ठीक है। और अलग अलग रहते हो तो, और परमानेंट है मतलब सपोज़ करो कि पापा तो भाई गांव में रह रहे हैं वहाँ पर यूपी में, और मम्मी वहीं उनके साथ, और हम हस्बैंड वाइफ दिल्ली में रह के तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें ऐसे नहीं दिल्ली का लिखोगे ना, परमानेंट होम एड्रेस पूछा तो वही है आपका, परमानेंट वहीं रहते हो ना, यहाँ तो सिर्फ तैयारी करने आए हो, ठीक है। ये पेज ख़त्म हो गया, इससे अगला देख लो। ये पेज नंबर 3 है, ठीक है। अब इसमें देखो, अब इसमें ये आपके बारे में पूछा है, आपकी नेशनलिटी क्या है, भाई हम हैं इंडियन। डेट ऑफ बर्थ आपने लिख देना भाई जो भी है, 15 अगस्त 1947, ठीक है। 1947 लेके अभी तक आप कितने साल के हो वो लिख देना, अमृत काल के हो गए हम, ठीक है। जब आपने 10वीं करी थी ना, जब आप कितने साल के तो गिन लेना, आपने 10वीं 2013 में करी थी या 2015 में 14 में करी थी, जब आप कितने साल के तो। अब इसमें देखो 10 नंबर पॉइंट, ये भी इंटरेस्टिंग है। आपका बर्थ कहाँ हुआ था, सपोज़ करो आपका बर्थ हुआ राजस्थान यूपी, ठीक है। यूपी में बागपत डिस्ट्रिक्ट में हुआ, ठीक है। और बागपत डिस्ट्रिक्ट है यूपी। डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच यू बिलोंग, अब आप कौन सी डिस्ट्रिक्ट स्टेट से बिलोंग करते हो, बागपत और यूपी। डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट टू विच योर फादर ओरिजिनली बिलोंग, ये भी वही सीधी सी बात है कि भाई आप भी उस, अगर यूपी में भाई आप मतलब वहाँ से मतलब लखनऊ डिस्ट्रिक्ट में थे, आपके फादर जन्म हुए थे आप, और वो भी यूपी में ही हैं, और आप बागपत में मूव कर गए, वहाँ आपका जन्म हो गया। या लखनऊ में आपके फादर हुए थे और आप मूव कर गए दिल्ली, और दिल्ली में आपका जन्म हुआ, तो दिल्ली, और आप वहाँ लिख देना कौन सी, साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट हो गया या नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब जो चीज़ बोली है उस हिसाब से लिख देना, ठीक है। आपका रिलीजन क्या है, हिंदू हो क्रिश्चियन हो, ठीक है, लिख देना, पूरा लिखना है, ये शॉर्टकट में मानना। एसटी के हो तो पहले लेना कि हाँ साहब मैं एससी का हूँ, और इस पे करेक्ट कर देना यस, और यहाँ लिख देना यस एससी कैटेगरी। अब आ जाओ पॉइंट नंबर 12 के ऊपर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन परस्यूइंग, मतलब जो आप अभी कर भी रहे हो ना वो भी इंक्लूड है इसमें, ठीक है। शोइंग प्लेसेस ऑफ एजुकेशन, जहाँ जहाँ से आपने एजुकेशन ली है, स्कूल का नाम, कॉलेज, 15th ईयर ऑफ एज, मतलब इन्होंने कहा कि 15 साल की उम्र में हम मानते हैं आप उसमें 10वीं क्लास में होंगे, तो इसमें 10th क्लास लिखना है साफ। इन्होंने क्रोनोलॉजिकल बोला था ना उन्होंने, याद है ना वो चीज़, वो याद रखना। 10वीं क्लास से स्टार्ट करनी है, फिर 11th क्लास, फिर 12th क्लास, फिर अब अपना लिख देना जो भी आपने किया है, बीएससी, बीकॉम, और यहाँ पे ग्रेजुएशन लिख देना, ठीक है। नेम ऑफ एग्जामिनेशन, आपने एमएससी करी है, ठीक है, एमकॉम करी है तो इसको लिख देना पोस्ट ग्रेजुएशन, और अभी आप कर रहे हो पीएचडी वो लिख देना, या फिर अभी आप कर रहे हो लाइब्रेरी साइंस का कोर्स तो वो लिख देना
पूरा क्रोनोलॉजिकल वाइज। 10वीं 11वीं और 12वीं तीनों एक स्कूल से करी है, तो तीनों का फुल एड्रेस के साथ, जैसे राधा रानी स्कूल वृंदावन यूपी, और जो भी कोड लगता है आपका, ठीक है। मतलब ये सेम दोबारा लिख देना, फिर लिख देना बीएससी आपने, मतलब भाई अब 76 मुझे पता नहीं है यूपी का मतलब क्या, वो छत्रपति शिवाजी महाराज जो भी है यूनिवर्सिटी मुंबई से। मैं मतलब आपने भाई सपोज को यूपी में रहते तो मैं मुंबई चला गया अब करने, एमएससी करने, फिर मैं आईआईटी बॉम्बे से कर ली। पूरा एड्रेस डाल देना, ठीक है। डेट ऑफ एंट्रिंग भाई ये ध्यान रखना जरूर, ठीक है। डेट ऑफ एंट्री का मतलब 10th क्लास आपने कब ज्वाइन करी थी, मतलब ये आपके होगा टीसी देखना आप ज़रूर, इसमें लिखा होगा, क्योंकि मुझे भी थोड़ी प्रॉब्लम आई थी जब मैंने इसकी ये सर्च की थी। लीविंग का तो आपको ना मार्कशीट में लिख जाएगा, जिस दिन मार्कशीट आपकी मिली थी ना उस पर प्रिंट रहता है, ये चीज़ मुझे पता है, उसमें लिख देना। 11th क्लास आपको मान लेना कि भाई जैसे अप्रैल में सेशन स्टार्ट होता है, तो डेट ऑफ एंट्रिंग अप्रैल मंथ डाल देना ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे अप्रैल आपने सपोज करो ये 2013 में करी होगी, मंथ डाल देना, और ये 2014 में आपने ज्वाइन कर ली। और लीविंग का मतलब वही है कि आपने 1 साल की करी है, तो फिर वही है कि मार्च ये 2015 में हो गई, और ये फिर आपने फिर दोबारा नए सेशन में आपने लिया 2015 में, और ये 2016 में, मतलब आपके जो बोर्ड के पेपर होते हैं तो 12th क्लास की मार्कशीट में ना साफ लिखा होता है। इसमें टीसी देख लेना अगर आपको कन्फ्यूजन हो, मेन अपनी है ना 10th की और 12th की है, इसमें डेट ऑफ लिविंग और एंट्रिंग जरूर देख लेना। डेट ऑफ एंट्रिंग पक्का टीसी में लिखी होगी, आप देखना। और डेट ऑफ लिविंग ना इसकी फिर भी मार्कशीट में 100% लिखी होती है, जिस दिन मार्कशीट आप उस पर कोई घबराने जरूर नहीं है। इसमें भी आपको पता होगा आपने फर्स्ट टाइम कॉलेज कब एंटर किया था, जब भी, या अगस्त में किया हो, जो भी अगस्त 2017 हो गया। और फिर इसमें भी मार्कशीट देखना अपनी पूरी, डिग्री वाली मार्कशीट नहीं, लास्ट मार्कशीट जो 6 सेमेस्टर की थी उसमें लिखा होगा पक्का, 100% देखना। फिर ऐसे ही करना है, आपको पता है कि ये आपको एमएससी और ये फिर, और हाँ बीएससी का इसमें अपना वो, उसमें माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी देख सकते हो, उसमें कुछ डिटेल होते हैं कि आपने कब कौन सी क्या चीज़ ज्वाइन की थी, ठीक है। वो देखना, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, कोई इशू नहीं है, आप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उसमें सारी चीज़ बता दूंगा। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन रही है, पता नहीं आधे घंटे की बन जाएगी, पर पूरी देख लेना, काम आ जाएगा। आर यू होल्डिंग और हैव एनी टाइम हेल्ड एन अपॉइंटमेंट अंडर द सेंट्रल, ये 12 नंबर का पॉइंट तो उन्हीं के लिए है भाई, आप पहले से ही सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या क्वासी गवर्नमेंट, मतलब आप पीएसयू में काम कर रहे हो, ऑटोनोमस बॉडी में काम कर रहे हो, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट में कहीं पे भी काम कर रहे हो, प्राइवेट में भी काम कर रहे हो, या इंस्टीट्यूशन भी है, तो उसके सारे फुल पार्टिकल्स देने डेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट से अभी तक का, ठीक है। नहीं कर रहे तो नोट एप्लीकेबल नोट एप्लीकेबल नोट एप्लीकेबल सब में ऐसे डाल देना, ठीक है। नोट एप्लीकेबल कर रहे हो तो बिल्कुल डालना, जब से आपने ज्वाइन किया 2010 से किया, 2025-15 हो गए, मैनेजर थे हम, ठीक है, भर्ती देखिए हमारा सिलेक्शन हो गया, प्राइवेट में काम करते थे, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट परमानेंट था, टेम्परेरी था, कॉन्ट्रेक्चुअल था, ठीक है। भाई राइटिंग गंदी आए तो ये मत सोचना गंदी लिख रहा है, क्योंकि मेरे को ना इसमें देखना पड़ रहा है फ़ोन में, नहीं फिर ये फोकस नहीं करता, फिर वो आपको धुंधला दिखेगा वीडियो में। एम्बुलेंस मतलब आपको कितने रुपए सैलरी मिलती थी, ठीक है। फुल एड्रेस दिख लेना जहाँ पे आप करते थे, मतलब आप करते थे भाई इफ़को चौक गुड़गांव, इसमें भी पूरा डाल देना भाई कौन सा सेक्टर में करते थे, जो भी आपने वो क्यों छोड़ी जॉब, पूरा रीज़न बता देना, ठीक है। अब ये इंटरेस्टिंग पार्ट आ गया, इसमें बिल्कुल मत करना, मुझे जहाँ तक लगता है सबका नो ही होना चाहिए, इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि बाकी आप कहेंगे तो देख लो, अरेस्ट हुए नहीं हुए, ठीक है, मुकदमा चला है कभी नहीं हुए, अंडर डिटेंशन में कभी हुए हो नहीं हुए, बाउंड डाउन हुए कभी, रोका है कहीं नहीं, कोर्ट ऑफ लॉ में कुछ फाइन हुआ है नहीं हुए अभी, भाई चालान वगैरह हुआ हो तो उसका फिर रीज़न बताना पड़ेगा, इसमें साफ लिखा होगा कि भाई इफ़ द आंसर, ये देखो पॉइंट नंबर 3 ऑफ द अबव मेंशन क्वेश्चन इज यस, आपको सारी जानकारी देनी पड़ेगी इसकी।
ऑफ द केस, अरेस्ट हुए हो, डिटेन हुए हो, फाइन हुए हो, सेंटेंस पनिशमेंट हुई है। नेचर ऑफ द केस क्या था, कोर्ट में पेंडिंग है, यूनिवर्सिटी में है, क्योंकि डिबार हो गए तो यूनिवर्सिटी में होगा, एजुकेशन अथॉरिटी में, टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ दिस फॉर्म। ठीक है, प्लीज सी द वार्निंग एट द टॉप ऑफ दिस। इन्होंने साहब बोले ना, कोई चीज़ याद दिला दी इन्होंने अभी आपको, देख लो इसी टाइम कि ये वार्निंग पढ़ लें जो आप अटेस्टेशन फॉर्म में, कोई चीज़ छुपानी नहीं है, सप्रेस नहीं करनी है। ठीक है, या तो आप यस में करो या नो में करो। ठीक है, यस में करोगे तो पूरी एक्सप्लेनेशन दो। ठीक है, कोई कोर्ट ऑफ लॉ में गए हो, नो। रस्टिकेट हुए कहीं इंस्टीट्यूट से, एजुकेशन से हुए हो तो बताओ भाई क्यों हुए थे, चीटिंग मार रहे थे, वाइस चांसलर को थप्पड़ मार दिया, जो भी है। डिबार हुए, डिस्क्वालीफाई हो, उसको भी नो। कोर्ट ऑफ लॉ में टाइम अटेस्टेशन फॉर्म, कोई केस पेंडिंग है जब आप ये फॉर्म भर रहे हो, ये ध्यान से देख लो। बोले साहब नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं। अगर कोई केस है तो यूनिवर्सिटी कहीं पे भी इस फॉर्म में, यूनिवर्सिटी में भी है नहीं है, ये तो इन्होंने कोर्ट में पूछ लिया, बोले साहब इसमें भी नहीं है। और कभी डिस्चार्ज हुए हो, कभी कहीं से फेंक कर निकाल के, या खुद भागे हो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट को छोड़ के, तो नहीं साहब अभी तो मिली ही नहीं है, कहाँ से भागेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे है। अगला पॉइंट, ये टेबल नंबर इनका मतलब 5 देख लो, ये 5 हुआ आ गया। ठीक है, अब देखो आराम से, नेम एंड एड्रेस ऑफ 2 रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर लोकेलिटी टू रेफरेंस टू होम यू आर नोन। अब सुन लो भाई, जो आपका सबसे प्यारा दोस्त है ना, जो आपको लगता है कि ये मेरी पीठ में छुरा नहीं घोंपेगा, दोस्त 1 और दोस्त 2, चाचा ताऊ भी हो सकते हैं, उनका नेम। ठीक है, लल्लू और ये टिल्लू। ठीक है, कहाँ रहते हैं वो लिख देना। आई सर्टिफाई दैट फॉरगोइंग इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ चल रही है वो करेक्ट है, कंप्लीट है, मेरी नॉलेज और मेरे विश्वास के प्रति मैं इस चीज़ से भी वाफिक हूँ कि अगर कुछ भी इसमें हुआ तो मेरी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट खतरे में आ जाएगी। जिस दिन ये फॉर्म भरो, लेके जाओ, जब भी उस दिन की डेट डाल लेना, मार्च हो, अप्रैल हो, कहाँ बैठ के भरी थी, दिल्ली भरी थी, ठीक है, या फिर यहाँ पे महाराष्ट्र में भरी थी, या फिर वेस्ट बंगाल में। अपने कैंडिडेट कर देना, सिग्नेचर जो भी आप करते हो, अभी तक करते हुए आए हो जितने भी DSSB के एग्ज़ाम में, अपने नंबर लिख देना इसमें, कॉन्टैक्ट नंबर वो लिखना जिस पे अपडेट आते रहेंगे। अब आ जाओ आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, ये मस्त चीज़ है, इसको समझो बढ़िया, इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। वो चीज़ मैं समझाने की कोशिश करता हूँ बढ़िया, क्योंकि मुझे जब मैंने ये किए थे ना तो थोड़ी सी, चलो ये दिख नहीं रहा, देखो ऐसे ही भटक जाता है, मुझे थोड़ी दिक्कत सी आई थी ये। तो इसमें बोला है ना कि आइडेंटिटी सर्टिफिकेट अटैच करवा के लाना है, या तो वो गजिस्टर्ड ऑफिसर हो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक है, दिल्ली में हो तो DCP हो गया, स्टेट में हो तो DSP हो गया, या देखो ये सबसे इंटरेस्टिंग है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, स्टेट लेजिस्लेचर हो, जिसमें आप रहते हो। ये नहीं कि अभी आप दिल्ली में प्रिपरेशन करो तो वहाँ जाके ना, परमानेंट एड्रेस जो है ना, वहाँ का MP, वहाँ का MLA, उससे करवा लेना, वो आराम से कर देगा। मैं भी MLA के पास गया था, सीधी सी बात बताऊँ तो। ठीक है, SDM के पास, तहसीलदार के पास जाओगे, जान पहचान है तो उनसे करा लो। ठीक है, नायब तहसीलदार हो गया, या आपके प्रिंसिपल हेडमास्टर आपको जानते हैं, वो भी तभी कर देंगे लास्ट। सपोज़ करो 2023 में आपकी कंप्लीट हुई हो, तभी वो साइन करेगा, वो भी कह देगा मैं तो नहीं जानता इसको। ठीक है, पोस्ट मास्टर हो गया, पंचायत इंस्पेक्टर, सरपंच से नहीं करवाना, इंस्पेक्टर बोले इसमें, पास सरपंच के पास जाकर करवा लो। ठीक है, श्री हो, श्रीमती हो, कुमारी हो, शादी नहीं हुई है तो, या कुमार हो तो नाम लिख देना, मेरा ये नाम है। बेटा हो, बेटी हो, उसका नाम लिख देना ABC। ठीक है, इसमें क्या करेगा MLA, तुम्हें खुद ही भरना है, वो MLA के जो होते हैं सहयोगी वो कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं उसको लास्ट 3 साल से 2 साल से 2 साल 3 साल 6 महीने से जानता हूँ, और वो इन्हें जो भी इसमें इन्फॉर्मेशन दी है ना वो सब ठीक है। जिस दिन उनके सिग्नेचर कराओगे और डेजिग्नेशन और स्टेटस और एड्रेस होगा, उस दिन दिखा देना, डेट डाल देना। ये जैसे 1 अप्रैल को करवाओगे, जहाँ पे भी हो, UP हो गया या फिर राजस्थान हो गया, वो वहीं का MP MLA होना चाहिए, वो साइन कर देगा ऐसे करके, कुछ भी यहाँ मोहर मार देगा, उस पर MLA लिखवाएगा पूरा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली, UP राजस्थान। ठीक है, डेजिग्नेशन आ गई, MLA आ गया, स्टेटस आ गया, अभी MLA ही है वो, मतलब वर्किंग है, और एड्रेस उसका डाल देना जहाँ पे, जैसे उनके भाई अलग अलग कार्यालय होते हैं ना, वो डाल देंगे कि भाई अभी यहाँ इस रोड पे हम बैठे हैं, इस सेक्टर में हम बैठे हैं।
हो गया कंप्लीट ये। तो ये ध्यान रख लेना, ये इजी रहेगा आपके लिए। बाकी रजिस्टर ऑफिसर से और सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई भी हो मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वो भी कोई दिक्कत की बात नहीं। प्रिंसिपल हो, हेडमास्टर हो स्कूल का, कॉलेज का, वो भी बहुत है। मैं आपको बिल्कुल सही तरीका बता रहा हूँ, जो भी आपको सही लगे वो कर लेना, ठीक है। करेक्टर सर्टिफिकेट भी इन्होंने इसमें दे दिया, पर इंस्ट्रक्शन में तो मैंने देखा है तो उन्होंने सबमिट तो नहीं कराने के लिए बोला, शायद अंडरटेकिंग मांग ली होगी ये, ठीक है। तो ये भी वही है कि मतलब कि इन्होंने करवा लेना, एमएलए साहब से करवा लेना। इन्होंने बोला ना कि वही सेम चीज़ है, जो सेम ऑफिसर से करवा रहे उसी से करवा लेना, कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। ना करे तो अपना देखना जान पहचान से कोई श्री जो भी आपका नाम है, इसको मैं इतने शान से जानता हूँ, ये ABC का बच्चा बच्ची है, ठीक है। और इसको मैं 6 साल से जो भी है ये 6 साल 6 महीने से जानता हूँ। और ये श्रीमती जो भी XYZ है, जो आपका यहाँ नाम था वो यहाँ आएगा, ये मेरे से कोई रिलेटेड नहीं है, ठीक है। प्लेस जहाँ से भी आपने करवाए, सपोज कर उसी सेम MLA SDM या DCP से करवाए, उस दिन की डेट उसी दिन करवा लेना आप, ये थोड़ी दूसरे दिन जाओगे। यहाँ पे उनके सिग्नेचर आएंगे जो कर रहे हैं, वो अपनी रजिस्ट्रेशन लिखेंगे SDM, ठीक है, अपनी स्टैंप मार देंगे ऐसे गोल करके, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट नजफगढ़। ये हो गया। अगले पे आ जाओ। अगला एनेक्सर है डिक्लेरेशन टू बी सबमिट फ्रॉम द न्यू एंट्रेंस टू द गवर्नमेंट सर्विस। न्यू एंट्रेंस मतलब आपकी भर्ती हो रही है ना, उसके लिए, ठीक है। अपना नाम डाल देना, मैं सन, अपना पापा का नाम, मैं यहाँ रहता हूँ UP राजस्थान, जो भी पूरा एड्रेस डाल देना। आप मैरिड हो अनमैरिड हो आप ही लिख देना। सपोज़ करो फॉर्म भरते वक्त आपने अनमैरिड लिखा था और उसके बाद ये प्रोसेस चले और बीच में आपकी शादी हो गई, तो सीधा लिख देना भाई मैं तो शादी हो गई मेरी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अनमैरिड हो और मेरी शादी हो गई और मेरे पास एक ही वाइफ है, ओनली 1 उन वाइफ का नाम लिख देना 1 2 3 और उनकी डेट ऑफ बर्थ लिख देना, ठीक है, 15 मई, ठीक है। बस, तो एक ही मारना है, दोनों मत मारना कि अनमैरिड भी और मैरिड भी हो, ये देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। डेट लिख देना जिस दिन भी आप कर रहे हो, प्लेस लिख देना, ठीक है। और डिक्लेरेशन में मेरे हिसाब से ठीक है। और मेरी कोई भी इंक्वेशन होगी तो मेरी अपॉइंटमेंट ख़त्म कर देना। ये देख लो, ये आपके सिग्नेचर होंगे इसमें, ठीक है। XYZ आपका पूरा नाम आएगा, ठीक है, आपके पापा का नाम आएगा या आपकी वाइफ का आएगा, जिस हिसाब से जहाँ रहते हो पूरा कंप्लीट एड्रेस आएगा। ये आपको नहीं भरना, इन्होंने खुद भर के दिया, न्यूली अपॉइंटेड, अपना मोबाइल नंबर दे देना, ठीक है। ये एनेक्सर भी हो गया। नेक्स्ट बताऊँ मैं आपको, डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग ऑफ न्यू एंट्रेंस टू गवर्नमेंट सर्विस। ये और एनेक्सर है भाई, बहुत सारी चीज़ मांगते हैं, गवर्नमेंट सर्विस मिलना बहुत मुश्किल है, ऐसे ही नहीं है, ठीक है। फिर अपना नाम लिख देना, फिर अपने पापा मम्मी का नाम, मतलब पापा का नाम, पूरा एड्रेस लिख देना। मैंने भाई सारे सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस के रूल्स हो गए या दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो रूल्स है वो हो गए, वो मुझे पता है, मैं उसके लिए अंडरस्टूड हूँ। और मैं ये कोई भी रूल तोड़ूंगा तो मेरे लिए डिसिप्लिनरी एक्शन ले लेना और जो मनाए वो कर देना। फिर वही डेट डाल देना, प्लेस डाल देना जहाँ पे किया है, वही सेम चीज़, सिग्नेचर, अपना नेम, अपने फादर का या वाइफ का नाम, पूरा कंप्लीट एड्रेस, ये आपको नहीं भरना, मोबाइल नंबर डाल देना, ठीक है। नेक्स्ट बताता हूँ। नेक्स्ट आ गया ये एनेक्सर 4, ठीक है। इसमें देखो एनेक्सर 4 में अंडरटेकिंग ऑब्टेन फ्रॉम द कैंडिडेट, पूरा नाम डाल देना अपना, सन हो वही पापा मम्मी का नाम डाल देना। ये अंडरटेकिंग ले रहे हैं देखो आपसे फ्रॉम द कैंडिडेट्स, किस चीज़ के ले रहे हैं वो भी देखते हैं। कहाँ रहते हो डाल देना, अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देना, ठीक है। आई एम ए कॉन्टिन्यूइंग रेजिडेंट ऑफ द, हाँ ये बताना चाह रहे हैं कि आप कहाँ रहते हो, उसका भी हमें अंडरटेकिंग दो, हो सकता है आप झूठ बोल रहे हो, अटेस्टेशन फॉर्म। कहाँ कब से रह रहे हो, सिंस बर्थ से रह रहे हो तो वो बर्थ बता देना भाई, कब से हुआ था आपका बर्थ, 1992 या जो भी है, ठीक है। या आपके पापा मम्मी के साथ रह रहे हो तो आपने पापा के जो डेट ऑफ बर्थ है सपोज करो 1970, तो उस हिसाब से बता देना कि मैं अब से रह रहा हूँ। ये कुछ नहीं रहता, आई एम इंडियन सिटीजन, ठीक है। ये तो आई एम नॉट इन्वॉल्व एनी काइंड ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है मेरे पास, किसी कोर्ट में कन्विक्ट नहीं हुआ, नो प्रोसीडिंग, कोई प्रोसीडिंग क्रिमिनल नहीं है किसी भी कोर्ट के अंदर, ठीक है। कोई कंप्लेंट नहीं है पुलिस में और कोर्ट ऑफ लॉ में। प्लेस डाल देना, डेट डाल देना, अपना सिग्नेचर करना, नेम डाल देना अपने फादर का या फिर नेम, सिग्नेचर कैंडिडेट, डिक्लेरेशन, हाँ मतलब वो आपको साइन करने हैं, ठीक है।
ऑप्शन हो श्री ABC के। ठीक है, अनेक्सर 6 देखो। अब सारी चीज़ बता रहा हूँ, कोई दिक्कत परेशानी हो तो पूछ लेना, आप पूरी वीडियो देख लेना, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, ये वो शायद खुद ही भरेंगे, डेट डाल देना जी, ऑफ़र अपॉइंटमेंट लेटर या तो आपको मेल पे आ जाएगा, बता देना आ जाए तो मुझे भी। अपना XYZ नाम, वाइफ हैं या फिर डॉटर हैं, सन है, किसके हैं वो डाल देना। रेजिडेंट, डिस्ट्रिक्ट कौन सी, स्टेट, हेयर बाई बिलोंग, OBC वालों के लिए। ठीक है, OBC कैंडिडेट्स के लिए। किसके लिए? जो सिर्फ दिल्ली में OBC आते हैं, बाहर वालों से अलग से मांगेंगे, वो आगे बताता हूँ। उसमें साफ लिखा होना चाहिए कि ये क्रीमी लेयर से बिलोंग नहीं करता। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, देखो क्लियर कर लेना, मैं आपको बहुत शुरू से कह रहा था। ठीक है, सर्टिफिकेट इशूड बिफोर कट ऑफ डेट। आई आल्सो डिक्लेयर दैट कंडीशन ऑफ स्टेटस ऑफ एनुअल इनकम फॉर क्रीमी लेयर ऑफ माई पेरेंट्स गार्डियंस इज प्रिस्क्राइब लिमिट एज ऑन फाइनेंशियल ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च। ये तो उन्होंने आपसे ही लिखवा लिया कि भाई 31 मार्च तक, तो मैं कह रहा हूँ कि मेरे मम्मी पापा की जो दोनों कमाते हैं उनकी इनकम प्रिस्क्राइब लिमिट्स जो गवर्नमेंट बता रखी है उससे बाहर नहीं हैं। पर आप हमें एनशल दे देना जो भी आपको कट ऑफ डेट से 8 फरवरी 2024 से पहले का चाहिए, उसके बाद का नहीं चलेगा। साफ बता दिया इसमें। प्लेस लिख लेना, डेट लिख लेना, सिग्नेचर अपने आएंगे, नेम लिख लेना, फादर नेम आएगा। ठीक है, बता दिया इसमें, देखो कट ऑफ डेट से पहले का चाहिए, बाकी आगे वो देखेंगे भाई, कुछ प्रॉब्लम होगी तो। 7th एनेक्सर देख लो। OBC कैंडिडेट्स जो आउटसाइड हैं, जनरल कैटेगरी में सेलेक्ट हो गए, उनसे भी एफिडेविट ले लिया। कल को आके ये ना कर दें अरे भाई हम तो दिल्ली OBC से, हम उस वक्त तो बताना भूल गए थे, अब हमें याद आया ना। भाई अभी सब कुछ बता दो, हम ये पंगा नहीं चाहेंगे। अपना नाम लिखो, अपने फादर नेम लिखो, अपना रेजिडेंस, डेट ऑफ बर्थ लिखो, इन्हें आपको पता है, फिर अपना एड्रेस लिखो, पता लग जाएगा दिल्ली का नहीं हो। दिल्ली के हो जब भी कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है कि आप OBC नहीं हो, तो हम इसके हैं। मैंने भाई अप्लाई तो किया था, इसमें देखो मैंने अप्लाई तो किया था पर्सनल असिस्टेंट के लिए, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए, दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, OBC आउटसाइड दिल्ली कैटेगरी में, और मैं सेलेक्ट हुआ हूँ अनरिजर्व कैटेगरी में। आई एक्सेप्ट माई अपॉइंटमेंट एज पर्सनल असिस्टेंट अनरिजर्व कैटेगरी में, मैं अपना अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट करता हूँ। और मैं कोई भी क्लेम नहीं करूँगा, ना एज का ना रिजर्वेशन का, OBC कैटेगरी के अंदर। ठीक है, verified of this play date that the content of the paragraph aforementioned are true and correct to my dependent। 2 साक्षी आपके साथ, एफिडेविट है ना, जो विटनेस, उनसे करवा लेना। ये अगला सर्टिफिकेट अंडरटेकिंग मांगा इन्होंने। ये किस चीज़ की अंडरटेकिंग है मैं बताता हूँ। मैं XYZ ABC फादर यहाँ इसका रहने वाला हूँ। अगर मैंने आज तक ये जितने भी इन्फॉर्मेशन अभी तक इतने एनेक्सर भरवा लिए, अटेस्टेड फॉर्म भरवा ली, इनकम्प्लीट लिखी किसी भी स्टेज के ऊपर, और आपको डिटेक्ट होती है, तो मेरा जो अपॉइंटमेंट है ना वो पर्सनल असिस्टेंट का, वो कैंसिल कर देना साहब। और मैं चूँ तक नहीं बोलूँगा। ठीक है, ना मुझे कोई नोटिस चाहिए, ना मुझे कोई एक्शन के ख़िलाफ़ कुछ होगा, मैं बस चुपचाप चला जाऊँगा। तो ऐसी हरकत मत करना, सारी चीज़ सच बताना, डेट लिख देना, दिल्ली बोला इन्होंने, अपने सिग्नेचर मार लेना, रोल नंबर आपका टाइप 3 का आएगा, टाइपिंग का मतलब। और हो सकता है अगर आपके इंटरव्यू का रोल नंबर अलग से आया हो तो भाई वो इंटरव्यू वाला डाल देना, मुझे इसकी अभी जानकारी नहीं है। ना पता चले क्या डालना है तो मत डालना, थोड़ा वेट कर लेना, जल्दबाजी किसकी, वहाँ जाके डाल देना, वो सारा गाइड करेंगे वहाँ जाके, इतनी हड़बड़ाहट नहीं है। मैं तो आपको समझाने के लिए सारी चीज़ें बता रहा हूँ, वहाँ जाके वो समझा देंगे अगर आपको समझ में आए तो। अंडरटेकिंग फिर मांग ली इन्होंने, XYZ ABC फादर, रेजिडेंस है, दैट केस ऑफ माई करेक्टर एंड, मतलब भाई मेरा करेक्टर या फिर मैं कहीं गिल्टी पाया गया, केस में पकड़ा गया हो, और मेरा एंटीसीडेंट्स जो भी हैं, मेडिकली अनफिट फॉर द पोस्ट ऑफ, मेरा अपॉइंटमेंट लेटर कैंसिल कर देना। मतलब अभी आपका ये PV और मेडिकल नहीं करवाने हैं ना, उसके लिए अंडरटेकिंग लेनी है कि अभी तो हम आपको ज्वाइनिंग दे रहे हैं, आज की डेट डलवा के दिल्ली में, और आपका साइन करवा के रोल नंबर, पर कल को अगर आप इसमें आपके ख़िलाफ़ केस पाया गया और आप
इसमें पकड़े गए और आप मेडिकली अनफिट निकले तो भाई ये अंडरटेकिंग ले रखा, हम आपको तुरंत निकाल देंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। तो भाई मैंने आप लोगों को ना सब कुछ बता दिया है, फिर भी कोई डाउट हो पूछ लेना। बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, लाइक कर देना ज़्यादा से ज़्यादा। कोई भी डाउट हो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ डाउट पूछ लेना। थैंक यू।